हिमांशी अपने घर की बालकनी पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा उदास था और वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुद को किसी फैसले के लिए मना रही हो। अचानक उसका फोन बजने लगा। उसमें नाम फ्लैश हो रहा था, योगेंद्र। उस कॉल को आते हुए देख हिमांशी का चेहरा और बिगड़ गया और उसने वो कॉल काट दिया। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई। ये क्या हरकत है? हिमांशी अपनी माँ की आवाज सुनकर चौंक गई और फिर गुस्से से पीछे मुड़कर देखा और कहा, अब क्या हर बार उसका फोन उठाना भी जरूरी है? ये कहकर हिमांशी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। हिमांशी 30 साल की थी और एक अच्छी सी नौकरी करती थी। कॉलेज के समय से उसका एक बॉयफ्रेंड था, शुभम, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। रिलेशनशिप के पहले के कुछ सालों में शुभम हिमांशी से शादी के लिए कहता, पर हिमांशी जानती थी कि ये कोई उम्र नहीं है शादी करने की। वो दोनों बच्चे थे और अपनी लाइफ में सेटल भी नहीं हुए थे। उस वक्त शादी करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं होता, इसलिए हिमांशी उसे मना कर देती। वक्त गुजरने के साथ साथ शुभम का बर्ताव भी बदलता गया। जब दोनों अपनी लाइफ में सेटल हो गए और शादी करने की बारी आई, तब शुभम ने शादी करने से मना कर दिया। उसके पास शादी ना करने के कई कारण थे। उसने हिमांशी से कहा था कि अपनी फैमिली इश्यूज के कारण वो उससे शादी नहीं करेगा। हालांकि हिमांशी ये बात जानती थी कि शुभम को उससे भी परेशानी है। जैसे ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, हिमांशी भी बहुत सेंसिटिव और इमोशनल थी, जिस वजह से शुभम की छोटी से छोटी बात उसे बुरी लगती थी और इस कारण उन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। शुभम इन लड़ाइयों के चलते ही हिमांशी से धीरे धीरे दूर होता चला गया था। उनके बीच कई महीनों तक बात नहीं होती थी, पर जब भी उनकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा होता, वो एक दूसरे को ज़रूर कॉल करते और उसके बाद उनकी बातें फिर से शुरू हो जाती। इस तरह इन 9-10 सालों में शुभम और हिमांशी के रिश्ते ने कई उतार चढ़ाव देखे थे। अब क्योंकि हिमांशी की उम्र 30 साल हो चुकी थी, तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी योगेंद्र के साथ तय कर दी थी। एक तरह से देखा जाए तो ये एक ज़बरदस्ती की ही शादी थी, पर जहाँ हिमांशी ने शादी के लिए हाँ नहीं कहा था, वहीं ना भी नहीं कहा था। वो जानती थी कि उसके माँ बाप ने उसके लिए सही फैसला लिया है और वो कई दिनों से खुद को मना रही थी योगेंद्र से शादी करने के लिए। हिमांशी अपने कमरे में बैठकर अपनी एक सहेली आरुषि से बात कर रही थी। हिमांशी ने रोतली आवाज में कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है यार? क्यों मुझे इस योगेंद्र से शादी करनी पड़ रही है? क्यों शुभम मेरा नहीं हो सकता? इस पर आरुषि ने समझाते हुए उससे कहा, तुझे याद है ना उस शुभम ने आखिरी में क्या कहा था तुझसे? तब हिमांशी को शुभम और उसकी आखिरी बातचीत याद आई। जब हिमांशी की शादी तय हुई, तब उसने शुभम को ये बात बताई और शुभम गुस्से से तिलमिला गया। उसने जलन के मारे योगेंद्र को बहुत गालियां दी और हिमांशी से कहा कि वो ये शादी ना करे। पर आखिरी में हिमांशी ने उससे पूछा, तुम बस इतना बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे क्या? और शुभम ने साफ इनकार कर दिया। उस दिन के बाद से कभी उन दोनों की बात नहीं हुई। योगेंद्र एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो दिन में कई बार हिमांशी को कॉल करता, फनी बातें करता और उसे हंसाता, उसे अपना प्यार जताता, उससे फ्यूचर की बातें करता कि हिमांशी हम हनीमून पर यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चों का ये नाम रखेंगे। हिमांशी उसकी बातें तो सुनती और उसे अच्छा भी लगता, पर इतने सालों का प्यार भुलाना आसान थोड़ी ना होता है। आखिरकार हिमांशी ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया और धूमधाम से उसकी और योगेंद्र की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद तक भी घर में कुछ ना कुछ रीति रिवाज चालू होते हैं। एक दिन फंक्शन के बाद थक कर हिमांशी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका कमरा पूरा बिखरा हुआ था। हिमांशी ने अपनी चूड़ियां तक नहीं उतारी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके हाथ से चूड़ियां उतार रहा है। हिमांशी ने आंख खोली तो देखा कि योगेंद्र उसके हाथ से चूड़ियां उतार रहा था। हिमांशी ने हिचकिचाते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? योगेंद्र ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, आप बहुत थक गए हो ना, मैं चूड़ियां उतार देता हूँ, आप आराम से सो जाओ। ये सुनते ही हिमांशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने एक नज़र घुमाकर पूरे कमरे को देखा।
पूरा कमरा साफ हो चुका था और उसकी साड़ी से लेकर कमरे की हर छोटी से छोटी चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी। हिमांशी ने अरेंज मैरिज की बहुत डरावनी कहानियां सुनी थी, पर आज योगेंद्र को ऐसे देखकर उसके मन को सुकून मिला। दिन गुजरते गए और हिमांशी ने मर्द का एक ऐसा रूप देखा जो उसने आज तक कभी नहीं देखा था। योगेंद्र उससे बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता, उसका हर कहना मानता। योगेंद्र अपने प्यार से धीरे धीरे हिमांशी के दिल का जख्म भर चुका था और हिमांशी को इस बात की भनक भी नहीं थी। योगेंद्र का प्यार देखकर हिमांशी के मन में भी उसके लिए प्यार जागने लगा था, पर वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। योगेंद्र उसे बहुत अहमियत देता। वो जब भी हिमांशी को अपने दोस्तों से या पहचान वालों से मिलाने लेकर जाता, ये मेरी पत्नी है, ये कहकर वो शान से हिमांशी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता। योगेंद्र के मुंह से ये सुनकर हिमांशी को बहुत अच्छा लगता। वैलेंटाइंस डे का दिन था और उनके घर में एक पूजा थी जिसमें योगेंद्र और हिमांशी का होना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो हिमांशी एक अच्छी बहू थी, पर उस दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और कुछ देर में योगेंद्र उसे लेने आया। वो हिमांशी का चेहरा देखकर समझ गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके साथ ही उसका चेहरा उतरा हुआ भी था। वो आकर हिमांशी के पास बैठा और उससे पूछा, आप यहाँ खुश तो हो ना? हिमांशी का दिल जरा घबराया। उसने कहा, हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? योगेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो, मुझे पता है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है और नए घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। किसी नए इंसान के साथ ऐसे अचानक से रहने लग जाना भी अजीब होता है, पर आप मुझे अपना दोस्त मान सकती हो। अगर आपके दिल में कोई बात है या आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकती हो। योगेंद्र का स्पर्श इतना नर्म था कि हिमांशी के मुंह से अपने आप निकल गया, एक्चुअली वो मेरा पास्ट था। इस बात पर गुस्सा होने के बजाय योगेंद्र की हंसी निकल गई और उसने कहा, तो क्या हुआ, सबका पास्ट होता है। हिमांशी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप उस बारे में कुछ जानना नहीं चाहते? योगेंद्र ने कहा, बिल्कुल नहीं, पास्ट तो पास्ट होता है, मेरा भी था, पर पास्ट में जी के क्या करना है? मुझे तो बस इतना पता है कि आप मेरा प्रेजेंट हो और फ्यूचर भी, और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। योगेंद्र ने ये बात इतनी सरलता से कह दी थी कि हिमांशी दंग रह गई। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके मन का सारा बोझ उतर गया हो। वो बिस्तर से उठने लगी और योगेंद्र ने उसे रोक लिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो, हिमांशी ने कहा। लेकिन घर वाले क्या कहेंगे? योगेंद्र ने कहा, घर वालों को मैं संभाल लूंगा, आप बस अपना ख्याल रखो। ये कहकर वो वहां से चला गया। हिमांशी सोने जा ही रही थी कि अचानक योगेंद्र फिर से कमरे में आया। इस बार उसके हाथ में एक लाल गुलाब था और उसने हिमांशी से कहा, विल यू बी माई वैलेंटाइन? हम जानते हैं कि राधा कृष्ण वाला प्यार अब सिर्फ एक इतिहास बनकर रह गया है। आज की जनरेशन में वैसे प्यार की उम्मीद करना डिल्यूजन में जीना है। इसलिए आज की जनरेशन में अगर आपका रिश्ता शादी तक जा रहा है तो समझो आपका प्यार मुकम्मल है, वरना एक दूसरे से दूर रहने के कुछ दिनों बाद ही इंसान को कोई दूसरा मिल जाता है। शुभम ने हिमांशी को खुद से प्यार करना, गलत के सामने अपनी आवाज़ उठाना और भी बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें सिखाई थी। पर हिमांशी जानती थी कि अगर वो शुभम का इंतज़ार भी करती तो भी वो कभी उससे शादी नहीं करता। पर आज जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसने पूरी दुनिया और लोगों के सामने उसे अपनाया था, उसे शादी के एक अटूट बंधन में बांधा था, उसे उसकी हर एक कमी के साथ अपनाया था। आज हिमांशी प्यार का असली मतलब समझ चुकी थी और उसे ये एहसास भी हो चुका था कि अब वो भी योगेंद्र से प्यार करने लगी है। उसने योगेंद्र के हाथ से वो गुलाब लिया और तुरंत उसे गले से लगा लिया। आज इस राधा को अपना कृष्ण मिल चुका था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या शादी करना ज़रूरी है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे।